ऑल ऑफ यू। और जो पिछला लेक्चर था स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 विच इज लोकस 1, तो उसका आज मैं सॉल्यूशन यहाँ डिस्कस करूंगा, प्लस बहुत सारे ऐसे इनलाइटनिंग कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में यहाँ पे सीखने को मिलेगी जो आप ना ही किताब से सीखते हो, और बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छे बैच में, इवन इफ यू आर इन ब्रांडेड कोचिंग, LN नारायण, चैतन्य, आकाश, पाताल, आप कहीं पे पढ़ते हो, तो अगर अच्छे बैच में नहीं हो तो वो काफ़ी कुछ नहीं करवाते। तो चलो उनके लिए मैं एक आपको एडवांटेज देने आया हूँ। तो आप ध्यान से ये पूरे क्वेश्चंस को अगर लगा लोगे तो स्ट्रेट लाइन में एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस आपको आ जाएंगे, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू इज गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन। एंड प्लीज़ 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 आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों की में स्प्रेड करें, सो दैट आई विल बी मोर मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो, इट इज सेल्फ क्रिएटेड। मैं 2021 में इस क्वेश्चन को एक कोचिंग के लिए क्रिएट किया था। तो क्वेश्चन ये है, और इसी से मैं पिछले असाइनमेंट्स के पूरे लोकस प्रॉब्लम को समझा दूंगा, क्योंकि द बेस्ट वे टू टीच थियरी इज नॉट थियरी फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ओके, सॉरी, इट शुड बी फ्रॉम थियरी फ्रॉम प्रॉब्लम्स रादर देन प्रॉब्लम टू थियरी। तो ये मेरा अप्रोच रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, एक सेट ऐसे है जो कि सर्कल है, ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंस का, जो को भी एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉन किया गया है इस कर्व एस पे, सर्कल पे। इन सेंटर के बारे में बोल रहा है ट्रायंगल ए बी का। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर्स निकालने हैं दो केस में, ठीक। जब 2021 और 47 जब एक पॉइंट है, और दूसरा जब 43 और 1 एक पॉइंट है। अब हालांकि आप देख सकते हो ये दोनों पॉइंट आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। कैसे? तो इस दोनों का रेशियो जो है वो सेम है। 2021/47 जो है इट इज सेम एज 43/1। तो देखते हैं इसका यूज़ कैसे हम कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो सबसे पहले ये इतना मज़ेदार क्वेश्चन है जो आपको मज़ा आने वाला है। लेट्स से एक पॉइंट P बाहर है और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए। आई एम जस्ट रीराइटिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनटू ज्योमेट्रिकल फैशन। तो ऑफ कोर्स अपने पास एक ट्रायंगल बनने वाले हैं PAB। अब मुझे इसका इन सेंटर निकालना है। अब एक तरीका है, आपको पॉइंट P दिया गया है, A और B तुम फाइंड कर लो। कैसे? तो यहाँ टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, और टेंजेंट का इक्वेशन लिख के आप फिर उसको सॉल्व करो सर्कल से। तो ये तो हाफ एन आवर का अप्रोच हो जाएगा। दूसरा तरीका है, तुमको सर्कल का सेंटर पता है O, ठीक है। अब टेंजेंट का इक्वेशन लिख के वहाँ फुट और परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ से A पे और B पे, फिर वहाँ से पॉइंट निकालो। पॉइंट निकालने के बाद AX1 + BX2 + CX3 वाला फॉर्मूला लगाओ इन सेंटर का, और फिर इन सेंटर निकालो। लेकिन देखो इसको हम कितने बेहतरीन ज्योमेट्रिकल तरीके से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो या सोच सकते हो। तो इन सेंटर होता क्या? अब ये तो पक्का, अगर मैं O और P को ज्वाइन करूँ तो क्लियरली ये एंगल बाइसेक्टर है, थीटा और थीटा। इसका मतलब ये तो अपने को पता हो गया, इन सेंटर कहीं ना कहीं इसी लाइन पे है, OP वाले लाइन पे। अब एग्जैक्टली कहाँ है उसको मैं लोकेट करूँगा, ठीक है। तो अब इसका लोकेशन बहुत ही शानदार है, पता है क्या? जो ये लाइन जो है OP, जो सर्कल को जहाँ कट किया है, ठीक है, उसके क्लोज वाला पॉइंट P के क्लोज यहाँ कट किया, पॉइंट P से दूर यहाँ कट किया ना, वो क्लोज वाला पॉइंट इन सेंटर है। एंड नाउ यू विल फील क्रेजी, मतलब ट्रायंगल PAB का इन सेंटर जो है वो पॉइंट I है। एंड व्हाट इज I? इट इज जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP। अब चलो इसको मैं प्रूफ कर लेता हूँ। तो अगर मैं AI को ज्वाइन करूँ और ये प्रूफ कर दूँ, ये दोनों का दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो अपना काम बन जाएगा। तो लेट्स कॉल दिस एंगल को मैं साई ले लेता हूँ। अब मोमेंट अगर मैं इसको साई ले लिया, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम से आप बोल सकते हो क्या होगा। अगर ये साई है तो इस सेगमेंट पे बनाया गया जो भी एंगल है, इस सेगमेंट पे AI पे बनाया गया जो भी एंगल है वो भी साई हो जाएगा, ठीक है। टू मेक डायग्राम मोर क्लियर, आप ऐसे फील करो, अगर ये साई है तो ये वाला एंगल टोटल कितना हो गया, ये टोटल मैं प्रूफ कर रहा हूँ π/2 माइनस साई, ओके। ये जो एंगल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये 90 होगा, रेडियस वेक्टर विद टेंजेंट विल बी 90। अच्छा, अब वो 90 माइनस साई जैसे ही आ गया तो आप देख सकते हो OA और OI, ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये एंगल भी हो गया मेरा 90 माइनस साई, ये भी आ गया 90 माइनस साई। अब अगर ये 90 माइनस साई 90 माइनस साई है तो ये क्वांटिटी कितना आ गया, ये वाला एंगल, छोटू सा एंगल एट AOI, एंगल AOI ये बन गया मेरे पास 2 साई, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब अगर ये 2 साई बन गया तो अब तुम देखो गेम ऑलमोस्ट ओवर नज़र हुआ दिख रहा है। वैसे इसका मीनिंग भी नहीं देगा, क्योंकि जैसे ये 2 साई है और ये क्वांटिटी 90 माइनस साई है, ये 90 है, ऑटोमेटिकली ये जो
एंगल है वो फिर से मेरा साई बन गया। ठीक, तो आप देख सकते हो जो ए आई है वो एंगल बाइसेक्टर हो गया किसका, बी ए पी का, एंगल बी ए पी का। एग्जैक्टली इन सेम में अगर मैं बी आई को ज्वाइन कर लूँ, यहाँ बी आई को अगर ये एंगल में फाई रखूँ, तो फिर से एक छोटू सा क्यूट सा ट्रेंगल ओ बी आई बना के आप आसानी से ये प्रूव कर सकते हो। तो ये मेरा टू साई हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये 90 है, तो ये एंगल भी मेरे पास 90 माइनस फाइव हो गया, तो यहाँ पे भी फाइव हो गया। इसका मतलब आई जो है वो क्लियरली इन सेंटर मेरा हो गया। सो इन सेंटर जो होगा इस ट्रेंगल का पी ए बी का, वही मैं यहाँ पे भी आपको प्रूफ किया हूँ, इज एग्जैक्टली दिस पॉइंट। अब चलो इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो मेरा टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया गया है, एक 43,1 से। तो ये 43,1 है, सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पे 0,0 है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, 43। अब अगर मैं पॉइंट को 2021,47 पे ले जाऊँ, तो 2021,47 को 0 से कनेक्ट करोगे तो ये सेम स्लोप आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट 43,1 और ये पॉइंट क्यू दोनों इसी लाइन पे लाई कर रहा है, किस लाइन पे, पीओ पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इन सेंटर आएगा दैट इज आई। अब अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ ए क्यू बी, इसके करस्पॉन्डिंग में इन सेंटर कितना आएगा, आई, इसीलिए डिस्टेंस इन सेंटर क्या है, 0। तो अब देखो क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं था, क्वेश्चन का फील था कि आप कैसे इन सेंटर को ज्योमेट्रिकली लोकेट कर सकते हो। सो दिस वाज अ मार्वेलस क्वेश्चन जो आपको कहीं किताब में यूजुअली नहीं मिलेंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन को कैसे क्रिएट करते हैं क्वेश्चन सेटर। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन। अब इसी प्रॉब्लम 1 प्रीमियम अगर क्वेश्चन जनरेट करें, अब बोल देगा ये पॉइंट पी कुछ सर्कल पे मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट पी खुद सर्कल पे मूव कर रहा है और फिर वहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, लेट्स ए और बी, और आपसे पूछ देगा लोकस ऑफ इन सेंटर। तो फिर आप समझ जाओ अगर पी जहाँ पे मूव कर रहा है तो ओ से अगर मैं पी को ज्वाइन करूँ, वो तो ऑलवेज इन सेंटर ऑफ ये जो ट्रायंगल बनेगा ए पी बी, जस्ट नाउ आई हैव सोन दैट्स गोइंग टू बी ऑलवेज दिस पॉइंट। तो जैसे ही पॉइंट पी यहाँ मूव किया तो फिर इन सेंटर अपने पास, यहाँ से अगर तुम कुछ ट्रायंगल बनाने का कोशिश करोगे तो जस्ट ओ और फिर वो पॉइंट को तुम कनेक्ट कर दो, इन सेंटर यहाँ आ गया उस ट्रायंगल का। मतलब ऑलवेज इन सेंटर का लोकस जो होगा, ऑलवेज इन सर्कल का लोकस जो होगा ये सर्कल पे लाई करेगा, ये सर्कल पे लाई करेगा। ये पॉइंट मूव्स, पी मूव्स ऑन द एंटायर सर्कल, तो इन सेंटर ये पूरे सर्कल हो जाएंगे। अगर पॉइंट पी एक आर्क में मूव कर रहा है तो इन सेंटर का लोकस भी एक करस्पॉन्डिंग आर्क ही जनरेट होगा। वो कहाँ तक जाएगा वो आप समझ सकते हो, इसको ज्वाइन करो तो वहाँ तक मैक्सिमम वो राइट में जाएगा और यहाँ तक मैक्सिमम डाउन जाएगा। सो विल बी दिस पार्ट एज लोकस। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। इस हिसाब से कोई भी कर्व पे आपको ये पूछा जा सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज के लिए क्रिएट किया था, इसी में प्रॉब्लम 3 लिख दो, ये प्रॉब्लम 2 हो गया। अब मैं बोल दूंगा जो मेरे पास एक सर्कल दे दिया रखा है, यही था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, और मैं एक कर्व यहाँ पे बना दिया, मान लो काजू वाला बर्फी टाइप का, हुज इक्वेशन कैन बी गिवन एज मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस 11 इज 1। आप देख सकते हो तो कुछ इधर इस टाइप का ये डायग्राम बनेगा। अब सवाल है इस पर हम कोई पॉइंट लिया और वहाँ से सर्कल पर टेंजेंट बनाया जा रहा है, लेट्स से पी ए बी, तो फिर इन सेंटर तो यही आ जाएगा अपने पास इसके करस्पॉन्डिंग। अगर तुम ये पॉइंट लोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक इन सेंटर आएगा विच इज लाइन ज्वाइनिंग, तो ये पॉइंट पे मीट करेगा। सबसे लोएस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में इन सेंटर आएगा वो बनेगा। तो अब देखो, अब ऑफ कोर्स इन सेंटर का लोकस होगा ओनली दिस आर्क ऑफ द सर्कल, राइट। आपसे पूछ सकता है लेंथ ऑफ आर्क, तो ये पॉइंट अगर तुमको पता चल गया तो आप इसका ओरिएंटेशन निकाल सकते हो। तो ये एंगल पता चल गया थीटा, और ये भी पता चल गया फाई, तो टेन थीटा प्लस फाई बाई 2 पाई इंटू 2 पाई आर, यही तुम्हारा पास आ जाएगा लेंथ ऑफ द कर्व। या फिर कभी आपसे एरिया भी पूछा जा सकता है। मतलब सवाल है, आप देखो कितने वेराइटीज में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। दैट वाज अ टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये तो इन सेंटर हो गया। अब सेकेंड प्रॉब्लम जो है, मतलब प्रॉब्लम नंबर 4 की अगर बात करें, वो था लोकस ऑफ सर्कम सेंटर। फिर मैं ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड सब का ज्योमेट्रिकली भी बताऊंगा और अलजेब्राइकली।
सरकम सेंटर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिर से मेरा एक सर्कल है, पॉइंट पी आउटसाइड। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँ ए और बी पे, तो अब सवाल है पी ए बी का सरकम सेंटर कहाँ होगा। सरकम सेंटर मतलब अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए पी ए बी से, ऑफ कोर्स 3 पॉइंट्स एक यूनिक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। क्यों ड्रॉ किया जा सकता है? क्योंकि ऑलवेज आप पी ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हो, सिमिलरली इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड यू नो इट विल बी कंकरेंट। तो सवाल है वो सेंटर कहाँ पे लोकेट होगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ दिस सर्कल से ज्वाइन करूँ तो मुझे पता है ये एंगल 90 होगा। सिमिलरली ओ को बी से ज्वाइन करूँ ये एंगल 90 होगा। अब एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी यहाँ पे डेवलप हो गया, इंटरेस्टिंग स्टोरी। द स्टोरी इज यू कैन सी क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी साइक्लिक हो गए हैं। क्यों साइक्लिक हो गए? बिकॉज ये एंगल 90 है, ये 90 है, सम ऑफ अपोजिट एंगल 90 है। इससे क्या फायदा मिला? इससे फायदा मिला ओपी एज ए डायमीटर से। अब देखो ओपी एज ए डायमीटर पे एंगल ए 90 है, सिमिलरली ओपी सेगमेंट पे एंगल बी 90 है। इसका मतलब तो पक्का हो गया देयर एग्जिस्ट अ सर्कल विथ ओपी एज ए डायमीटर पासिंग थ्रू ओ ए बी एंड पी। अच्छा, इसका मतलब ये सर्कल तो अपने पास मिल ही गया। अब देखो ये सर्कल किससे पास कर रहा है? ये सर्कल, क्योंकि ओपी एज ए डायमीटर पे एक सर्कल बन गया, आप जो पास कर रहा होगा ओ से ओपी एज ए डायमीटर और ए और बी से। इसका मतलब ए बी सी का, ए बी पी का जो सरकम सर्कल हो गया वो तो ओ से पास करेगा, मतलब सेंटर ऑफ गिवन सर्कल से एस, और पी से डेफिनेटली पास करेगा। तो अब तो आपको सेंटर ऑफ ये जो सरकम सर्कल है वो भी पता चल गया। क्या हो गया? ओ और पी का जो मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ ओ पी इज बेसिकली सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। अच्छा भाई ये तो मज़ा आ गया। मतलब इस ट्रायंगल का जो सर्कल आया है, सरकम सेंटर, वो बेसिकली मिड पॉइंट हो गया गिवन पॉइंट ओ और पी। अब पॉइंट पी दे रखा है, अब मान लो कुछ भी अल्फा बीटा, और इसका सेंटर पता है 0 0, तो डायरेक्टली मैं अब बोल सकता हूँ अल्फा बाई टू बीटा बाई टू इसका आंसर, राइट। अब कोई बच्चा क्या बोलेगा, कोई बच्चा फिर से पॉइंट ए बी फाइंड करने लगेगा और सरकम सेंटर को सपोज एक्स कोमा वाई लेगा एंड ही इक्वेट दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस इक्वल्स दिस। यहाँ से 3 इक्वेशंस लाएगा, फिर उसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई ले आएगा एंड सरप्राइजिंगली विल गेट दिस आंसर। अब देखिए जैसे ही आपको सरकम सेंटर मिल गया और यहाँ पे मैंने इन सेंटर आपको मिला दिया, तो चलो अब हम चलते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम पे, जिस पे कैन वी फाइंड लोकस ऑफ कोर्स यू कैन नाउ आस्क लोकस प्रॉब्लम। तो लोकस प्रॉब्लम ऑलवेज ये मिड पॉइंट हो जाएगा पी और इसका मिड पॉइंट। अगर पी सर्कल पे मूव कर रहा है तो एम भी सर्कल पे मूव करेगा, क्योंकि 0 0 फिक्स्ड है। पी अगर कोई दूसरे कर्व पे मूव करेगा तो आप एम को ले लो, अल्फा बाई टू बीटा बाई टू, ठीक। तो एम इज एक्स इक्वल्स अल्फा बाई टू, तो अल्फा 2x बीटा 2y उस इक्वेशन में डाल दो, वहाँ से लोकस आ जाएगा, एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा पॉइंट एम का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या मैं ऑर्थो सेंटर के बारे में कुछ जानकारी दे सकता हूँ क्या? तो अब तुम एक चीज़ पता है, अगर ऑर्थो सेंटर के बारे में जानकारी देने के लिए वी कैन यूज ऑयलर्स लाइन कॉन्सेप्ट इन एनी ट्रायंगल सेंट्रॉइड डिवाइस लाइन ज्वाइनिंग एच और ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर इन 2:1। जिनको नहीं पता है आप आराम से यहाँ फील कर सकते हो। तो देखो अगर ये मिड पॉइंट है ए बी सी का, तो सेंट्रॉइड कहीं यहाँ होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ अगर परपेंडिकुलर में बाइसेक्टर करूँ तो कहीं पे ये ऑर्थो सेंटर आएगा, और ये एल्टीट्यूड पे कहीं पे ऑर्थो सेंटर आएगा, ये सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा। ऑयलर साहब ने प्रूव किया ये एच जी ओ जो है वो ऑलवेज कॉलिनर होगा, विच यू कैन प्रूव वेरी स्मार्टली विथ वेक्टर्स एक लाइन में, ओके, दैट दे आर कॉलिनियर। नॉट ओनली इट्स कॉलिनियर, ये 2:1 में डिवाइड करेगा, एच जी इज टू जी ओ 2:1। नाउ दैट्स वेरी इजी। अगर आप कॉलिनियरिटी को एज्यूम कर लो तो, एज्यूम नहीं करो तो वेक्टर से कर लो। अब देखो चूंकि ये सेंट्रॉइड खुद ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है ए जी इज टू जी एम को, और ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में ये सिमिलर हो गए, क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, और ये 90 90 है, तो खत्म हो गया। 2:1 में सेंट्रॉइड डिवाइड करता है, इसीलिए एच जी इज टू जी और 2:1। अब इससे क्या फ़ायदा मिला? मुझे सरकम सेंटर यहाँ पता है।
अब अगर सेंट्रॉइड पता कर लूँ तो मैं ऑर्थो सेंटर को सेक्शन फार्मूला से निकाल सकता हूँ। मतलब कोई भी दो पता है तो तीसरे को सेक्शन फार्मूला से निकाल सकता हूँ। फिर तुम बोलोगे सर सेंट्रॉइड तो पता नहीं है, तो ऑर्थो सेंटर निकालने से पहले चलो मैं सेंट्रॉइड निकाल लेता हूँ, राइट। सो प्रॉब्लम नंबर 6, फिर से अपने पास एक सर्कल, एक पॉइंट P और यहाँ एक पॉइंट आ गया A और B और इसको मैं ज्वाइन किया। अब मुझे इसका सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, मतलब करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट P सेंट्रॉइड कहाँ लोकेट होगा, ज्योमेट्रिकली पहले मैं देखता हूँ। अब सेंट्रॉइड क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट, तो क्लियरली सेंटर ऑफ सर्कल पे ही सेंट्रॉइड रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट M ले लूँ तो AM जो है MB ये दोनों के इक्वल है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया थीटा और थीटा। दैट ऑल्सो यू कैन प्रूव फ्रॉम हाफ सिमेट्रिसिटी, क्योंकि देखो इसके अबाउट एंटायर फिगर सिमेट्री है, तो एंगल बाइसेक्टर तो होगा ही, राइट। अच्छा, अब मुझे पता है सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होगा जो 2:1 में डिवाइड करेगा, तो PG/GM को 2:1 में डिवाइड करेगा, PG/GM 2:1। अच्छा, अब मैं इस रेशियो को ना बहुत देखो कितना ब्यूटीफुली यूज करने वाला हूँ, क्योंकि PG/GM 2:1 है, तो एक G पॉइंट 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब इमेजिन करो अगर मैं G से एक ऐसा लाइन लूँ जो AP के पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूँ, AP के पैरेलल, तो अब मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट सपोज M1 है, तो AM1 और MM1 ये किस रेशियो में आया, उसी रेशियो में आएगा 2:1 में। सो AM1 बाई टेल्स थ्योरम M1 M=2:1। तुम बोलोगे ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखो इस लेने से क्या फ़ायदा हो गया, जो अगर मैं ये डिस्टेंस को 2x ले लूँ तो ये डिस्टेंस x आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं G से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो पैरेलल है PB का, तो अगर ये डिस्टेंस अपन के पास y है, राइट, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2y हो गया। अच्छा, अब चूंकि मुझे पता है 2x + x इज y + 2y, क्योंकि MB और AM वो तो इक्वल होगा, बिकॉज AM इज MB। अरे वो तो ऑब्वियस है क्योंकि मीडियन है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, तो यहाँ से x = y हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट M1 है, ये पॉइंट मेरा M2 है और ये पॉइंट M है, ये कैसा पॉइंट है, ये देखो ट्राइसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल को, क्यों। इनफैक्ट इस पॉइंट को हटा देते हैं। हाँ, मेरा पॉइंट M1 और M2 जो है, मैं लाल से लिख रहा हूँ, लाल कर रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट वो इस बेस को ट्राइसेक्ट कर रहा है, समझ में आया। अच्छा, अब सिंस ये बेस को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस वो तीनों इक्वल है, देखो 2y 2y 2y, ये ट्राइसेक्टर है। अब चूंकि M1 M2 तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, अब देख लो M1 M2 ये वाला बेस जो है M1 M2 इज फिक्स्ड। अब इस फिक्स्ड लेंथ पे, फिक्स्ड लेंथ सेगमेंट पे क्या हो रहा है, अगर पॉइंट P फिक्स है तो ये सेगमेंट फिक्स है। अच्छा, अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है ये दोनों लाइन, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। M1 M2 एक फिक्स बेस है जिसपे पॉइंट G जो है, जी बिल्कुल सही, दैट इज मेकिंग अ फिक्स एंगल अप टू थीटा। अच्छा, इस काजू वाले आइसक्रीम को अगर मैं यहाँ लाऊं तो ऑन M1 एंड M2, बिकॉज इफ AB इज फिक्स M1 M2 इज फिक्स, ट्राइसेक्टर है, ट्राइसेक्ट्स द बेस, और ये एंगल थीटा है। तो अब बताओ इस पॉइंट का लोकस क्या होगा इस फिक्स बेस पे, डेफिनेटली ये एक सर्कुलर आर्क में जाएगा। ओके, सो डेफिनेटली लोकस ऑफ जी विल बी अ सर्कुलर आर्क। कब, जब पॉइंट P खुद सर्कुलर आर्क पे जा रहा है। अगर पॉइंट P सर्कल पे जा रहा है तो वो भी सर्कल पे होगा। अच्छा, इट विल बी वन सर्कल और लोब ऐसा दिखेगा, डम्बल टाइप, इट विल बी डम्बल टाइप, क्योंकि देखो अगर ये 2 थीटा एक्यूट हो गया, 2 थीटा एक्यूट हो गया, तब तो ये मेजर आर्क का पोर्शन विल बी द लोकस, फिर यहां से नीचे में भी मेजर आर्क का पोर्शन विल बी लोकस, so it will be double arc and this part will be absent, so locus will be this टाइप का, डम्बल टाइप का लोकस हो जाएगा। क्योंकि आप सिमेट्रिसिटी से देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा आर्क बनेगा एज अ लोकस, और फिर पीछे जाओगे तो एक ऐसा आर्क बन जाएगा एज अ लोकस, so पार्ट ऑफ दिस सर्कल। सो नाउ अगेन यू कैन टेल, अगर पॉइंट P कोई कर्व पे जा रहा है, सर्कल पे जा रहा है, तो ये भी मेरे सर्कल पे जाएगा। ठीक है, कोई रेंडम कर्व पे जा रहा है, फिर भी आप देख सकते हो जो पॉइंट A और
M1 M2 जो है वो किधर मूव कर रहा है, राइट। एग्जैक्टली इन दिस वे, अगर मैं पॉइंट P इज मूविंग ऑन ए सर्कल, तो वहाँ से क्लियरली वी कैन सी जो इसका लोकेशन जो है वो कहाँ जा रहा है। अब सेंट्राइड को भी हमने ज्योमेट्रिकली रिलोकेट कर लिया। हालांकि सेंट्राइड को प्योर अलजेब्राइकली भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो एक थियरी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, जो मैं बाद में बताऊंगा, और जो पढ़े होगे उसको पता होगा। तो आई कैन डायरेक्टली राइट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट P, उसका सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। अब उस इक्वेशन को, ठीक है, अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन को आप सर्कल के साथ सॉल्व करोगे, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 y1 x2 y2। यू डोंट हैव टू एक्चुअली सॉल्व फॉर x1 y1 एंड x2 y2, यू गेट अ क्वाड्रेटिक इन x। जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक इन x मिलेगा, तो वहां से सम ऑफ रूट से x1 प्लस x2 आ जाएगा। नाउ वंस यू नो x1 प्लस x2, you can get y1 plus y2, you can make it a quadratic in y। अब जैसे ही x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 आ गया, तो x1 प्लस x2 बाई अल्फा बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस बीटा बाई 3 वो आप निकाल सकते हो। सो विदाउट फाइंडिंग x1 y1 x2 y2 स्टिल इट कैन बी डन। लेकिन आई थिंक ये सेंट्रॉइड वाला अप्रोच आपको मजा ही आ गया होगा, और इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलो, अब मैं ऑर्थो सेंटर पे आता हूँ। सो प्रॉब्लम 7। अब दो तरीके ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का। एक तो मुझे सेंट्रॉइड पता चल गया ये सर्कल पे और सर्कुलर आर्क पे, मुझे सरकम सेंटर पता चल गया ये मिड पॉइंट है। तो जब मुझे पता है इस किस कर पे डांस कर रहा है, मुझे पता है ये किस कर पे डांस कर रहा है, तो ऑफ कोर्स आई कैन ऑलवेज प्रेडिक्ट ये किस कर पे डांस कर रहा है। कैसे? यहाँ पे यू टेक सम पैरामेट्रिक पॉइंट t कॉमा समथिंग x कॉमा y, यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लो m कॉमा समथिंग, and now you can always relate with section formula xy को t और m में, so you'll get two equation to unknown, you can eliminate। I hope it is clear। मजा आ रहा है? हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आप करोगे, मैं यहाँ कैलकुलेशन भी दिखा रहा हूँ। लेकिन P8 जो है ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का एक खतरनाक तरीका है। एक और खतरनाक तरीका है, देखो क्या। अब फिर वो ऑर्थो सेंटर एक स्पेशल पॉइंट है। फर्स्ट लेट मी टेल यू माई क्लेम। यू ड्रॉ PA एंड दिस इज योर ट्रायंगल। अपने पास प्यारा सा ट्रायंगल PAB का जन्म होता है, और यहाँ से ये पूछा जाता है कि ऑर्थो सेंटर कहाँ है दोस्तों। अब अगेन वी नो ऑर्थो सेंटर कहीं ना कहीं OP पे ही होगा आइसोसेलेस कंडीशन के लिए, राइट। बट वेयर एग्जैक्टली इज दिस पॉइंट H? वेयर एग्जैक्टली इज दिस पॉइंट H? नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड टू नोट, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नोट, ये ऑर्थो सेंटर और कुछ नहीं, इट इज इमेज ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल O का इमेज जो होगा इस लाइन AB में, दैट इज ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, O का इमेज इन दिस लाइन। तो अब देखो AB का इक्वेशन अगर आप फाइंड कर सकते हो, विच आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड। इफ यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन AB, तो जस्ट इमेज ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इन AB दैट विल डायरेक्टली बी ऑर्थो सेंटर। इमेज क्या होता है, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे ये लाइन मिरर में, तो जो आंसर आएगा, और रिफ्लेक्ट करोगे तो ये 90-90 होगा, ये डिस्टेंस सेम होगा। अच्छा, अब सवाल है AB का इक्वेशन कैसे निकालें। AB का इक्वेशन निकालेंगे तब तो हम रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ वो कैसे करें। सबसे पहले इसको फील करते हैं, ऑर्थो सेंटर वो स्पेशल पॉइंट क्यों होगा, लाइक व्हाई इट विल बी इमेज ऑफ दिस O इन लाइन। तो एक फिर से बहुत ही बेहतरीन और क्यूट सा थियरी है। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है और इसमें इंस्क्राइब्ड सर्कल S है, अगर मैं इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर H ले, अगर मैं इसका ऑर्थो सेंटर H लूँ, तो अब इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑन एनी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल जो होगा वो सर्कम सेंटर पे लाई करेगा। इसका मतलब ये HM को अगर मैं एक्सटेंड करें MQ तक, तो Q इज जस्ट इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑन दिस बेस। इसका मतलब कैन आई प्रूव HM इज MQ। सिमिलरली इसको अगर रिफ्लेक्ट करोगे ऑर्थो सेंटर को इस बेस में AB में, तो एग्जैक्टली यहाँ पे लाई कर जाएगा सर्कल पे। H को सिमिलरली रिफ्लेक्ट करोगे अगर AC में, तो एग्जैक्टली यहाँ लाई कर जाएगा। अच्छा, चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए ये काफ़ी है, अगर मैं HM और MQ को इक्वल कर दूँ तो अपना काम बन जाएगा। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो अगर मेरे पास सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये 90 है, राइट।
तो ये एंगल मेरे पास हो गया 90 माइनस थीटा। अब आप देख सकते हो मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। कैसे? अब आप सोचो, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो आप और कोई एंगल को, ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ऑन ए सी एज अ सेगमेंट आई एम गेटिंग 190 माइनस थीटा एंगल, और ए सी पे ही एक एंगल यहाँ पे बन रहा है जो कि डेफिनेटली 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है क्योंकि आप इसका इमेज ले रहे हो, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अच्छा, अगर वो एंगल थीटा हो गया मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, डेफिनेटली एच एम और एम क्यू जो होगा इक्वल होगा ये। आप फिर से वीडियो को पॉज करके देख लो मैंने कैसे प्रूफ किया। तो अगेन टेक अवे क्या है, कोई भी सर्कल लो, उसमें ब्रह्मांड का कोई भी ट्रायंगल बना लो, हर एक ट्रायंगल का एक ऑर्थो सेंटर आएगा एच। अब इस ऑर्थो सेंटर को अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे, मैं सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए ऑर्थो सेंटर को डायरेक्ट एच ले रहा हूँ, इफ विल रिफ्लेक्ट दिस ऑन दिस बेस, तो ये एग्जैक्टली इट विल एच डैश विल लाई ऑन द सर्कल। सिमिलरली इस बेस पे भी एच डबल डैश विल लाई ऑन सर्कल, इस बेस पे भी ये तीनों इक्वल हो जाएगा, एच ट्रिपल डैश विल लाई ऑन द सर्कल। अच्छा, इससे एक और फायदा मिलता है, अगर मान लो तुमको, ऑफ कोर्स लेंथी भी हो जाएगा, इफ ट्रायंगल का साइड्स का इक्वेशन दे रखा है और ऑर्थो सेंटर दे रखा है, क्योंकि अगर आपको ट्रायंगल का साइड का इक्वेशन दे देगा तो ऑर्थो सेंटर आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हो। तो ऑर्थो सेंटर को रिफ्लेक्ट करके आप 3 पॉइंट निकाल सकते हो साइड में, और वो तीनों पॉइंट से डेफिनेटली सर्कल पास करेगा, राइट। तो एक्चुअली कभी कभी क्या देगा ना, आपको ऑर्थो सेंटर देगा ही नहीं और बोल देगा ऑर्थो सेंटर का इमेज जो है वो दिया हुआ है, मान लो ये 1,2 दिया हुआ है और ये साइड भी नहीं दिया, ठीक, ऑर्थो सेंटर भी नहीं दिया, और मान लो ऑर्थो सेंटर दे रखा है कुछ और ये इस लाइन का इक्वेशन नहीं दिया, इसका इमेज दे दिया, मतलब कोई भी 3 इन्फॉर्मेशन दे दिया कुछ करके, फिर तुमको ये पॉइंट भी दे रखा है और इस साइड का इक्वेशन दे रखा है और ऑर्थो सेंटर अगर दे रखा है तो आप ये भी निकालोगे, तो इस तीनों पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करेगा विच विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया, ऑर्थो सेंटर को भी फाइंड कर लिया। अच्छा, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस स्पेशल एंड क्रेजी थियरी। तो इफ आई समराइज, अभी तक हमने क्या किया, तो एक सर्कल है, अगर कोई भी पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ सर्कल है और वहाँ से मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल बनेगा, इसके सभी सेंटर का स्पेशल लोकेशन है, सभी सेंटर का। तो सबसे पहले तो सबसे प्यारा लोकेशन मेरा आ गया इन सेंटर का, ये आई है। उसके बाद ओपी का जो मिड पॉइंट होगा वो मेरा सरकम सेंटर है ओ ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ये आई ऑफ ट्रायंगल ए पी बी। फिर ओ का जो इमेज होगा, इमेज अगर मैं इसका ले लूँ, वो जहाँ पे फंसेगा वो हो गया मेरा ऑर्थो सेंटर। और सेंट्रॉइड में बता ही दिया, सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होगा इस लाइन पे जो एग्जैक्टली ये सेम एंगल थीटा थीटा अगर है तो 2 थीटा बना रहा होगा, ठीक है। तो मान लो एक ऐसा पॉइंट होगा जो तुम्हारा 2 थीटा बना रहा होगा। अब अगर मैं ट्रायंगल लूँ या आइसोसेलेस, तो क्लियरली ये सेम एंगल थीटा बनाने वाले इस लाइन पे कम होंगे, क्योंकि आप जैसे ही आगे यहाँ पे बढ़ोगे और बहुत ही यहाँ पे नीचे चले जाओगे तो ये एंगल बढ़ता चले जाएगा, राइट। दैट मेक सेंस ना। तो ये सेम बेस पे 2 थीटा बनाने वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये एंगल तो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर जाएगा। तो दैट्स वाई सेंट्रॉइड के लिए मैं सेम बेस पे नहीं बना रहा हूँ, सेंट्रॉइड के लिए सेम बेस पे नहीं बट 1/3 बेस पे बनाया जा रहा है। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर, वेरी गुड। तो सेंट्रॉइड के लिए आपको लोकेशन क्या करना है, इसको 1/3 में 2 पॉइंट लो, जो 1/3 हिस्से में इसको काट दे, और अगर ये M1 M2 है, हाँ, अब ये वाले हिस्से पे तुम सोचो, अगर एंगल तुम बढ़ाते रहोगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में कहीं पे तो फंस जाएगा ना, यहाँ पे 180 है तो बीच में कहीं एक पॉइंट, एग्जैक्टली एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे एंगल एग्जैक्टली 2 थीटा हो जाए, अगर ये 2 थीटा है तो ओके। तो दैट विल बी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड। इस हिसाब से सर्कल्स और स्ट्रेट लाइन को देखो कैसे फंडामेंटल लेवल से हमने कनेक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर। अब एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये ब्लैक बुक का क्वेश्चन है। ये जो है वो तो शायद ये ब्लैक बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे,
लेकिन उसके सॉल्यूशंस उन्होंने नहीं दे रखे हैं। जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से सॉल्व नहीं किए हैं। अब बहुत सारे टीचर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं अब प्रॉब्लम 9 पे ले जाता हूँ। हर एक प्रॉब्लम खुद में एक रिसर्च था। अब देखो 9th प्रॉब्लम जो है वो ब्लैक बुक में दे रखी है, लेकिन फिर उसके सॉल्यूशंस उन्होंने नहीं दिए हैं शायद। तो मैं आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया है, 3 पॉइंट दे रखा है, d0,√3। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, e is 1,0 एंड f is -1,0। अब बोल रखा है these are the points which are feet of perpendiculars dropped from vertices, so they are feet of perpendicular है dropped from vertices a b c to opposite side of triangle, opposite side bc ca and ab respectively of triangle abc। तो एक ट्रायंगल एबीसी का ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट है। तो आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू इन रेडियस ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है रेशियो ऑफ इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल डीएफ, ट्रायंगल डीएफ। फिर डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेज एंड ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है। सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पूछ रहे हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट्स ए बी सी ये निकालने हैं, क्या मैं निकाल सकता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपको साइड लेंथ ए बी पूछ रहा है। तो सवाल है क्या मैं ये ट्रायंगल को उसके ओरिजिनल मदर ट्रायंगल से मैं रिलेट कर सकता हूँ क्या। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को फिल करता हूँ। तो हमारे पास एक कोई रैंडम ट्रायंगल है, ठीक, दैट्स कॉल्ड ए बी सी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं डी और लेट्स से ये ई और एफ। अभी कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, मैं पूरा इसका थ्योरी को फिनिश कर देता हूँ और कैलकुलेट करके आप आंसर में कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे आंसर बता दूंगा आंसर की, एंड यू टेल आपका आंसर यहाँ से क्या है। तो अब क्लियरली दिस एच इज द ऑर्थो सेंटर। नाउ वी हैव टू रिलेट विद ट्रायंगल डीईएफ, राइट। अब देखो ये डीईएफ वाले ट्रायंगल को ना एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं, दिस इज नोन एज पैडल ट्रायंगल। क्यों, पैडल मतलब होता है पैडलिंग करते हो ना पाँव से तो इसके पाँव से फीट ऑफ परपेंडिकुलर से जो ट्रायंगल आ गया उसको पैडल ट्रायंगल बोलते हैं। पैडल वर्ड जो है वो पाँव वाले से लिंक्ड। अब एक बहुत ही चमत्कारी प्रॉपर्टी है जो जिसको मैंने अभी प्रूफ करूंगा। जो ये जो एच है, एच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी है क्लियरली। लेकिन दिस इंप्लाइज आई जो है, अब दिस विल इंप्लाइज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल डी एफ बी एच ही है। अच्छा मतलब एच और आई जो है यहाँ इक्वल हो गया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर एबीसी का वही है जो इन सेंटर डी एफ का है। इसका मतलब मुझे यह प्रूफ करना होगा ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला इक्वल है। तो ये मैं अभी प्रूफ करने वाला हूँ। रेडी रेडी फॉर द गेम। तो चलो गेम असली यहाँ से शुरू हुआ। मतलब पैडल ट्रायंगल का इन सेंटर ओरिजिनल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है। अच्छा अब सबसे पहले मुझे एंगल को रिलेट करना है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो सपोज ये एंगल मेरे पास थीटा है। अब अगर मैं कुछ करके ये एंगल को भी थीटा प्रूफ कर दूँ तो अपना काम बन जाएगा। अब मैं क्या करूँ, अब देख सकते हो 90 डिग्री लाते हुए ही एक लालच हो जाता है। देखो इस पूरे सेशन में हम कैसे सोच रहे हैं दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 90 है, ए डी इज परपेंडिकुलर और यहाँ पे भी ये 90 है। अब देख सकते हो ये एक फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। आई विल ये वाला जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, राइट, बी डी एच एफ। एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनने को दिखा, वो है ए एच, क्योंकि ये 90 है यहाँ पे और यहाँ पे 90, ए एफ एच ई, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिला। सिमिलरली एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तुमको मिल जाएगा, एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा ये वाला, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये एच ई और यहाँ ये वाला एच ई डी सी, ये 3 मिले। अब कोई बच्चा बोलेगा सर और तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे 90 एफ पे भी बना रहा है 90 ई पे भी, सो बी एफ ई सी ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बिल्कुल है भाई, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखोगे तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब उस हिसाब से देखोगे तो फिर इस साइड पे भी और बन रहे हैं साइक्लिक, क्योंकि यहाँ पे भी 90 बना, यहाँ पे भी 90,
तो ए बी ई डी ये भी साइक्लिक है। तो अभी मैं अपन उतने वो नहीं करेंगे, हम थोड़ा इसको सिंपल तरीके से अब डील करते हैं। 2 से हो जाएगा अपना काम। अब देखो ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ए एफ एच ई साइक्लिक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से देखना, ये एंगल भी थीटा हो गया। अब ये थीटा है, ये 90 है, तो ये पूरे एंगल कितने होंगे? 90 माइनस थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल थीटा हो गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अब चूंकि बी डी, ये वाला देखो, बी डी एच एफ ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये थीटा में एच डी पे बना रहा हूँ, ये थीटा में बना रहा हूँ इस पे एच डी पे। अब एच डी पे दूसरा एंगल कितना है भाई? एच डी पे ये थीटा बना, एच डी पे दूसरा एंगल ये एग्जैक्टली थीटा रहा। अच्छा, गेम हो गया ओवर। इसका मतलब ये मैं प्रूफ कर दिया, एफ एच जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एफ एच जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली तुम बोल सकते हो ई एच भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ये साई है तो ये साई होगा। सिमिलरली बोल सकते हो डी एच भी एंगल बाइसेक्टर होगा, फाई होगा तो फाई होगा। तो प्रूफ करने से कितना फायदा हो रहा है आप देख रहे हो। इसीलिए मैं बच्चे को बोलता हूँ ना, प्रूफ करो। क्योंकि मैं रैंकर्स बैच में पढ़ाता हूँ, टॉप 100 बच्चे रहते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए प्रूफ उनको देना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका पूरा वाई जो है ना, आप बहुत सारी चीज़ इसमें सीख गए। देखो कितने साइक्लिक कोरिलेटरल को आइडेंटिफाई कर लिए। जैसे ही कोरिलेटरल हो गया, इसका मतलब सर्कल पास कर रहा है। अच्छा, कोई बोलेगा तो फिर आप ये एंगल को सेम क्यों कर रहे हो? अरे दोस्तों, अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, इसका मतलब पक्का एक सर्कल होगा जो ये चारों वर्टेक्स को हिट करते हुए गुजर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे जो दोनों एंगल बनेगा वो तो डेफिनेटली इक्वल होगा। मैं उसका यूज कर रहा हूँ। इन जनरल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन जनरल अगर तुम कोई भी रैंडम अगर क्वाड्रिलेटरल लोगे तो ऐसा हो सकता है जो 3 वर्टिसेस से तो ऑलवेज सर्कल बनेगा, लेकिन चौथा मिस कर जाए। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के चक्कर में चारों से पास करने वाला है, चारों से। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? आई इन सेंटर है। अच्छा, अब देखो, अब ध्यान देखो, अभी भी ये स्टोरी कितना मजेदार है। तो मेरे पास अभी मैं बता पाया कि ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस महान ट्रायंगल इज इन सेंटर ऑफ दिस पैरेलल ट्रायंगल। So this point is in center now of DEF, D, right? मैं सेम नोटेशन दे देता हूँ DEF. So let me rewrite the notation D E F. और ये ABC था अपने पास, ABC। अब सवाल है, इफ आई नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस थ्री, कैन आई स्टिल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC? अब सोचो कैसे फाइंड करोगे। तो एक तो तरीका है, तुम बोलोगे सर डी एफ पॉइंट पता है तो इन सेंटर में निकालूंगा, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस करके। बिल्कुल आप निकाल सकते हो इन सेंटर। अब जो इन सेंटर होगा वही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा एबीसी का। चलो उससे कुछ पार्ट ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन पॉइंट सी कैसे निकालोगे? अब सोचो, बहुत ही बेहतरीन है, पॉइंट सी कैसे निकालोगे? अब आप बोलोगे पॉइंट सी, रुकिए सर मैं कैसे निकालूंगा। हम्म, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है सर, क्योंकि ये तीनों पॉइंट आपको मिल रहा है। अच्छा, तो मैं ये शायद एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लूँ। अब एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना भी, ये 2 लाइन है तो आप निकाल सकते हो। आप देखो वेक्टर से भी कोई बच्चा निकाल सकता है। इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लो, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लो, सम ऑफ यूनिट वेक्टर जो होगा वो डायरेक्शन दे देगा। पॉइंट पता है तो पॉइंट प्लस लेमडा टाइम्स दैट वेक्टर विल गिव यू एनी पॉइंट अलोंग दिस लाइन। अच्छा, लेकिन फिर उससे मजा नहीं आने वाला है। अब देखो पॉइंट सी कुछ नहीं है, वो एक्स सेंटर है। भाई क्या, भाई क्या, तो ये डी एफ सर्कल का एक्स सेंटर है, ये एक्स सेंटर। ये क्या होता है ये तो आपको पता है, देखो कैसे। अब फिर से ध्यान देना, एक्स सेंटर क्या होता है? अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है कोई भी रैंडम, तो आपको पता है इंटरनल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे दैट इज इन सेंटर। सिग्निफिकेंस ऑफ विच इज, अगर मैं इस पॉइंट से सर्कल बनाना शुरू करूँ, डेफिनेटली एक ऐसा सर्कल मिलेगा जो इस तीनों साइड को किस करेगा, टच करेगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर तुम कोई रैंडम पॉइंट ले लोगे, बोलोगे भाई ये तो कोई भी रैंडम पॉइंट, तो ऐसा नहीं होगा। जब तुम इसको ग्रो करोगे तो हो सकता है ये 2 साइड को टच करे, तीसरे को कट कर दे। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट मिलेगा ही जो तीनों साइड को कट करेगा, और कट नहीं, कट, एंड दैट इज इन सेंटर।
और इसका रेडियस हो जाएगा ये r। ठीक, ध्यान देना ये लाइन जो है दैट इज नॉट अलोंग द रेडियस, ये वाला लाइन कहीं और जा रहा है, रेडियस वेक्टर ये है, so these 2 point is not equal in general, it will be equal if it is isosceles, not equal in general, इक्वल होगा जब आइसोसेल्स होगा। अब इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं, देखो एक्स सर्कल क्या होता है, तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर और इस दोनों एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, मतलब यहाँ का अगर मैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लूँ साई साई, ये मीट करेगा एक पॉइंट पे। अब दिस एक्सटर्नल बाइसेक्टर फाई डैश विल आल्सो मीट एट द सेम पॉइंट, तो इस पॉइंट को बोलते हैं एक्स सर्कल, एक्स सेंटर करस्पॉन्डिंग टू वर्टिसेज ए। अब ये भी मैं डिस्कस किया हूँ। अब इसका ब्यूटी क्या है, इसका ब्यूटी है अगेन आप यहाँ से एक सर्कल बनाओगे ना, तो ये तीनों साइड को टच करेगा, दो साइड एक्सटेंडेड वाले को और एक अगेन बीसी वाले को, और इसका रेडियस भी अपन फाइंड किए, वो डेल्टा वाई एस माइनस ए आता है एंड ऑल दैट इन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ बन रहा है, देखो कैसे। ये जो एफ सी है दैट इज बेसिकली इंटरनल बाइसेक्टर, ध्यान देना, ऑफ एंगल एफ। अब एंगल ई का एक्सटर्नल बाइसेक्टर कौन है, अब देखो अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये एंगल कितने हो गए हैं अपने पास, ध्यान देना, दिस इज 90 माइनस साई, अब ये भी हो गया मेरा पास 90 माइनस साई, क्योंकि टोटल लीनियर पेयर है। तो अब देखो एंगल ई का एक्सटर्नल बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है, एग्जैक्टली पॉइंट सी पे, अरे भाई अरे भाई। अब ऐसे ही एंगल डी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है, अगर इसको एक्सटेंड करो तो ये फाई है, ये फिर 90 माइनस फाइव हो गया, ये बंदा भी 90 माइनस फाइव हो गया लीनियर बनने के चक्कर में। तो यहाँ से भी देखो इसका एक्सटर्नल पॉइंट सी पे मिल रहा है, तो पॉइंट सी इज नथिंग बट एक्स सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। तो अब आप एक फॉर्मूला लगा दो, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। जैसे ये निकालोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया पॉइंट सी का, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, वो एफ ई और डी का कोऑर्डिनेट है भाई, क्योंकि इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग ये एक्स सेंटर बन रहा है। एग्जैक्टली इन द सेम वे आप पॉइंट ए का एक्स सेंटर निकाल सकते हो, बी का एक्स सेंटर निकाल सकते हो। तो कोऑर्डिनेट मिल गया, अब जैसे ही कोऑर्डिनेट मिल गया तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, लेंथ खत्म हो गया, राइट। अब इन रेडियस में निकाल सकते हो, क्योंकि इन रेडियस इसका डेल्टा वाई एस आएगा और इसका डेल्टा पैडल ट्रायंगल बाय एस ऑफ पैडल ट्रायंगल आएगा। अब हालांकि एरिया और उसमें भी एक रिलेशन छुपा है, ठीक है, अगर आप उसको फाइंड करना चाहोगे तो एरिया और उसमें भी एक अच्छा सा क्यूट सा रिलेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि शायद यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये काफ़ी सिमेट्रिक ट्रायंगल है। डाटा इसीलिए जो ये डाटा का देने का मकसद बहुत हिसाब से दिया जाता है जेई के प्रॉब्लम्स में। अब देखो अगर इस तीनों पॉइंट को प्लॉट करोगे तो एक 1,0 है, एक -1,0 है और एक 0,√3 है। तो एक तो प्लॉट करने से ही आपको फील आ रहा है ये आइसोसेलेस है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सिमेट्रिसिटी से। लेकिन ये एंगल भी देखो √3 और 1 है तो 10 60 हो गया, 60 हो गया, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, तो आपको और बेवकूफ़ बनाया गया, यू डोंट नीड मच कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका जो ओरिजिनल मदर ट्रायंगल होगा वो भी इक्विलेटरल हो जाएगा, तो एरिया बस साइड के स्क्वायर का रेशियो में आ जाएगा। अब देख सकते हो क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। हालांकि कोई बच्चा इसको प्योर अलजेब्राइकली भी कर सकता था, पॉइंट्स को निकालने का प्रयास कर सकता था। अब मैं बोल देता हूँ प्योर अलजेब्राइकली इसको कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट जो है मेथड 2 बिना कोई ये पैडल ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट का, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना था इसलिए मैंने किया। लेकिन दिस पॉइंट इज -1 0 1 0 0√3। अब अगर सपोज तुम बोलोगे भाई इस सर्कल का मुझे सेंटर निकाल दो, तो आप रियलाइज कर लिए, तो अगर मान लो इस सर्कल का सेंटर में x, y ले लो, ठीक, तो अभी मैं डायरेक्टली एक्स वाई भी निकाल सकता हूँ, कैसे, तो मुझे पता है इसका डिस्टेंस ये लाइन से, ठीक है, और इसका डिस्टेंस ये लाइन से, और इसका डिस्टेंस ये लाइन से, ये तीनों से सेम होगा क्योंकि वो रेडियस हो जाएगा आर 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 ए आर ए आर। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है भाई, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, मॉड वाई। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन आप निकाल सकते हो, ये लाइन का इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हो।
तो किया जाएगा x बाई 1 प्लस वाई बाई रूट 3 इज 1। कैसे किया, पॉइंट स्लो फॉर्म करो और वहाँ से आ जाएगा। और अगर इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, x पे 1 यूनिट कट के गया है और y पे। अब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम यहाँ कितना जाएगा, x प्लस वाई बाई रूट 3 बाई मॉड ऑफ दिस बाई रूट ओवर 1 स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन इज इक्वल टू y। आप यहाँ से एक इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अगेन डिस्टेंस फ्रॉम ये पॉइंट पता है और डिस्टेंस फ्रॉम ये लाइन भी पता है, तो आप दो इक्वेशन, दो अननोन निकाल के एक्स वाई निकाल सकते हो। इससे भी आसान तरीका है, इससे भी आसान तरीका है। अब देखो जैसे ही तुम एक्स वाई निकालोगे ना, तो ये इस पे टेंजेंट है, राइट, तो वहाँ से तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा। अब कोई बच्चा और स्मार्ट हो सकता है, वो बोलेगा सर एक्स वाई में तो मुझे पता है इसका रेडियस आर है, अगर और मुझे पता है ये जो भी सेंटर होगा वो इस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही लाई करेगा, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 हो गया। अब वो बंदा इस लाइन का इक्वेशन लिख लेगा, लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y माइनस 0 इज m, तो 1 बाई रूट 3 टाइम्स एक्स प्लस 1। आपको पता है इस लाइन पे जो x कोऑर्डिनेट होगा अगर वो t है तो y कोऑर्डिनेट t प्लस 1 बाई रूट 3 आ गया, कोई भी वेरिएबल, बिकॉज t चेंजेस एंड यू विल स्लाइड ऑन दिस लाइन। अब इसका डिस्टेंस जो है, ये पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से, दैट इज t प्लस 1 बाई रूट 2। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, अब मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मुझे पता है वो भी कितना होना चाहिए, t प्लस 1 बाई रूट 2, तो t में क्वाड्रेटिक आ गया। जैसे टी में क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू ऑफ टी आ जाएगा। अब दो वैल्यू ऑफ टी आया ना, इसका मतलब एक तो ये एक्सटर्नल वाला कर दिया, क्योंकि देखो ये सेम सिचुएशन में, और एक आंसर कोऑर्डिनेट इंटरनल वाला भी दे देगा, मतलब एक तीर से दो निशाना मिल गया। कैसे, क्योंकि देखो ये सर्कल को मैं क्या क्या कंडीशन मैथमेटिकली दिया हूँ, जो इस लाइन को टच कर रहा है और इस दोनों लाइन को टच कर रहा है। अब टी का दो वैल्यू आया, इसका मतलब क्या उसी कंडीशन में सेम एम्बियंस में सर्कल इस तीनों सिचुएशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। तो देखो ये छोटा वाला सर्कल भी इस लाइन को टच कर रहा है, ये दोनों लाइन को भी टच कर रहा है। भाई ये लाइन रही या इसका एक्सटेंडेड लाइन रहे, उसमें पार्शियलिटी हो रही है, ये तो तुम ही। क्वाड्रेटिक से दो वैल्यू आया और दोनों आप फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर कोई बच्चा यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाता तो वहाँ से भी दो रूट आता है, एक इसके लिए एक इसके कोऑर्डिनेट के लिए। यहाँ पे बनाता तो एक इसके लिए आता है एक इसके लिए आता। अच्छा, तो ऐसे रैंकर्स वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको मज़ा ही मज़ा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेट एस दे रखा है जो कि एक्स एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो ये लाइन जो है इसका तो वेरिएबल लाइन है, क्योंकि एम चेंज कर रहा है तो लाइन चेंज करता रहेगा। लेकिन एक पॉइंट जीरो, अगर एक्स को मैं जीरो रख दूँ, अगर एक्स को मैं जीरो रख दूँ तो वाई 1 माइनस एम, तो ये लाइन जो है वो 0,1 माइनस एम पे कट कर रहा है। अब एम चेंज कर रहा है मतलब लाइन यहाँ कट कर सकता है, यहाँ कट कर सकता है, कहीं कट कर सकता है, तो इससे मज़ा नहीं आया। क्या ये लाइन कोई फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है क्या, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज m टाइम्स x माइनस 1 प्लस 1। अच्छा, अब अगर मैं x 1 दूँ तो y 1 हो जाएगा, नो मैटर वाट इज m। तो ये लाइन ये तो पक्का हो गया 1,1 से पास कर रहा है। अब m बदलते जाएगा, देखो स्लोप चेंज होते जाएगा और लाइन चेंज होते जाएगा, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, कुछ भी बोल रहा है a और b को कट कर रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी वेयर ओ इज ऑरिजिन, ओ ऑरिजिन है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो मेरा 1/2026 है। तो इतने कितने सारे लाइन पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे एक एरिया 1/2026 हो सकता है कि नहीं, ये मुझे एनालाइज करना होगा, क्योंकि हो सकता है अगर देखो ये लाइन अगर ऐसे फील करे, अगर इसको ऐसे कर दे, मतलब ये एंगल को अगर छोटा कर दे, तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बढ़ेगा, ठीक है ना, बेस बढ़ेगा और हाइट जो है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि बेस बढ़ते रह गया। तो क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या, एरिया यहाँ पे गारंटी है 1/2026 आएगा। तुम सोचो इसको कैसे एनालाइज करेंगे, अगर हम कोई भी रैंडम पॉइंट लें। अच्छा, अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस क्वाड्रेंट में, तब तो गारंटी हो जाएगा एरिया 1/2026 आएगा। कैसे, क्योंकि देखो अगर ये ओरिजिन के बहुत पास से गुजरा तो ये बनेगा ए बी,
कोई भी का आंसर ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, जैसे 0.10। अगर ये बहुत दूर भाग रहा है तो अब देखो ये ट्रायंगल एरिया में बढ़ता चले जाएगा। अगर मैं फर्दर जाऊं तो ये बेस भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है, तो बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में तो पक्का है, जो इनिशियली एरिया जीरो था और एरिया बढ़ते ही चले गया, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। देखो कैसे, क्योंकि अगर मैं एंगल को ऑलमोस्ट ये 90 दे दूँ तो ये एरिया इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो बीच में एग्जैक्टली मुझे एक वैल्यू मिलेगा जहाँ पे एरिया 1/26 मिलेगा। इनफैक्ट 1/26 क्या, कोई भी नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ तो एक हो गया, जो एक स्लोप तो यहाँ पे पॉसिबल है, करस्पॉन्डिंग टू वन स्लोप m इक्वल टू m1, ये तो पॉसिबल है। सिमिलरली उस लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट को कट करूँ तो ये जीरो से स्टार्ट होगा और फिर एरिया बेस बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, आप देख सकते हो बेस बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है। अच्छा, तो यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ एक ना एक टाइम पे m इक्वल टू m2 पे एरिया जो होगा वो मेरा फिर से 1/26 मिलेगा। और क्लियरली ये स्लोप और वो स्लोप अलग है, राइट, क्योंकि ये एंगल आप देख लो और ये एंगल तो छोटा हो जाएगा। तो दो आंसर मुझे पास मिल गया है, m1 m2। अब सवाल है इसके अलावा कोई आंसर मिलने वाला है कि नहीं। तो अब मैं ये सर्च कर रहा हूँ, जो 0.11 से जो भी ट्रायंगल मिल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, अगर मान लो ये एंगल में थीटा ले लिया तो इसका एरिया लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हाइट मेरे पास 1 है, ठीक। तो और ये डिस्टेंस 1 है अपने पास, और ये क्वांटिटी कितना हो गया, ये अगर थीटा हो गया तो ये tan थीटा इज परपेंडिकुलर, tan थीटा इज परपेंडिकुलर 1 बाई बेस, सो बेस इज cot थीटा। अच्छा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो, क्योंकि ये अब tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस और tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, तो मैं बोल सकता हूँ tan थीटा इज परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर p है अगर, बाई बेस 1 प्लस cot थीटा। हालांकि इसको स्लोप के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो p इज tan थीटा प्लस, अच्छा ये आ गया 1 प्लस tan थीटा। अच्छा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने देखा ये डिस्टेंस जो है 1 प्लस tan थीटा आ गया और ये डिस्टेंस 1 प्लस cot थीटा आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो हाफ इंटू 1 प्लस tan इंटू 1 प्लस cot बनेगा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज हाफ इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, मतलब 1/tan थीटा। अच्छा, अब चूंकि थीटा एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल ऐसे करोगे तो ये तो एक्यूट हो जाएगा। तो थीटा इज 0 से π/2 है। थीटा इज नॉट स्लोप वाला एंगल, क्योंकि स्लोप वाला पाई माइनस थीटा है, ध्यान देना। तो अब मैं बोल सकता हूँ tan थीटा प्लस tan थीटा/2 ऑलवेज 2 से भरा होगा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये एरिया जो है ऑलवेज 2 प्लस 2 से भरा होगा, मतलब ऑलवेज 2 से भरा ही होगा 4/2 से। इसका मतलब मिनिमम एरिया जो है, मिनिमम एरिया ऑफ एनी लाइंस, मिनिमम एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल ए ओ बी जो पास करा होगा 1,1 से इस 2 स्क्वायर यूनिट। अब 2 से कम हो ही नहीं सकता है, वो भी आप फील कर सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो बेस घट रहा है लेकिन ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर बढ़ रहा है एट द कॉस्ट ऑफ दैट, सो दैट उसका प्रोडक्ट कभी भी 2 से छोटा हो ही नहीं रहा है। और 45 पे मेरे पास इक्वालिटी आएगा, वन थीटा इज π/4, तो इक्वालिटी आ रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा, ऐसा कोई पॉइंट ही मिलेगा जिसका एरिया 1/2026 हो। अगर 2026 हो तो फिर मिल सकता है, तो फिर मिलेगा। अब वो एक मिलेगा या दो मिलेगा वो भी चर्चा का विषय है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर 2 ही आ गया, क्योंकि मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट नहीं मिला, और मैं सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से मैं बता सकता हूँ कॉमन सेंस से, कंटिन्यूटी थ्योरम से, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो एग्जैक्टली एक मिलेगा, बीच में मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है इसलिए। अब सवाल ये भी है जो सर हाउ आर यू श्योर, हाउ आर यू श्योर, जो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता तो फिर कितने सारे पॉइंट्स, कितने सारे ऐसे लाइन मिलते जो कि ऐसा काम में आता। तो आप देखो, अब एक्चुअली क्या है ना, आप इसको मेथड स्मार्ट से ही बना सकते थे। कैसे, अगर मान लो मेरे पास कोई पॉइंट 1,1 है, इंस्टेड ऑफ थीटा मैं इसका स्लोप m ले लेता हूँ, तो आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन y - 1 इज m टाइम्स x - 1।
स्लोप फॉर्म। x को जीरो करेंगे तो y का वैल्यू आ गया 1 माइनस एम, वाई को जीरो करेंगे मतलब ये डिस्टेंस आ गया मॉड ऑफ 1 माइनस एम, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और y को जीरो करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 बाई एम प्लस 1, मतलब मॉड ऑफ 1 माइनस 1 बाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू 1 माइनस एम 1 माइनस 1 बाई एम का मॉड, ये हाफ इंटू 2 माइनस एम प्लस 1 बाई। अब देख सकते हो स्लोप जो है ऑलवेज निगेटिव है, तो ये क्वांटिटी जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा अपने पास, m प्लस 1 बाई एम लेस देन माइनस 2 होगा, क्योंकि m निगेटिव है। तो फिर से मैं बोल सकता हूँ डेल का जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा वो मेरे पास 2 आ जाएगा। कब? जब स्लोप -1 होगा, मतलब फिर से ये एंगल 45 और ये 135। लेकिन अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है ना, अगर कोई भी मैं गिवन एरिया डाल दूँ, सपोज डेल्टा का मैं वैल्यू कुछ डेल्टा नॉट दे दूँ, तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक बन गया, 2 डेल्टा नॉट इज 2 माइनस एम प्लस 1 बाई एम। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 2 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम का मॉड इज 2 डेल्टा नॉट। आई होप इट इज क्लियर। तो अब यहां से मेरे पास 2 डेल्टा नॉट टाइम्स एम इज इक्वल टू 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 का मॉड। तो अब ये 4 इक्वेशंस बता रहा है, क्योंकि अभी तो मैं मैथ्स को बोला ही नहीं ना मैं किस क्वाड्रेंट में हूँ। जब मैं मॉड लेंथ ले लिया, इवन इफ लाइन ऐसे है, दिस इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज मॉड ऑफ 1 माइनस एम और ये नेगेटिव है, उसको भी पॉजिटिव ले लिया। अब अलजेब्राइकली क्या करोगे, ये दो सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्योंकि दिस विल गिव क्वाड्रेटिक 1 और क्वाड्रेटिक 2। अब दो क्वाड्रेटिक से क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसा 4 लाइन पॉसिबल होगा मैक्सिमम, या फिर एक का d1 जीरो हो जाए और दूसरा का पॉजिटिव हो जाए, तो 3 रूट होगा, या फिर दोनों का नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया जो इसका जो रूट्स है और इसका जो रूट्स है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगा। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया जो दो रूट तो गारंटी है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी थ्योरम से। तो रिमेनिंग जो है उसको हम चेक कर सकते हैं जो वो इधर रूट देने वाला है या नहीं, राइट। तो 2 रूट तो अपने पास गारंटी आ गए, तो ये तो पक्का है जो दोनों का दोनों डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो ही नहीं सकता है इसका, नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट यू प्रोवाइड। तो वो एनालिसिस ऐसे करते हैं, तब आप रैंक दे पाइएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 5, आपको लोकस निकालना है पॉइंट पी का। अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप इस एंगल को थीटा ले लो। अब अगर आप इस एंगल को थीटा ले लोगे तो समहाउ हमको थीटा के फॉर्म में एक्स वाई को लिख लेना है। तो ये मेरे पास हाइट क्या जाएगा, ये हाइट क्या जाएगा, अब ये एंगल आ जाएगा तुम्हारे पास पाई माइनस थीटा, ठीक। ऑर्बिटर में डायरेक्टली वही एंगल को थीटा ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं इस एंगल को ही थीटा ले लूँ, सिंस दिस इज एक्सिस 1 मिनट, अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूँ, इस पूरे एंगल को थीटा ले लूँ, तो अब आप देख सकते हो ये जो एक मेरे पास डिस्टेंस आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी x इक्वल टू 4 sin theta, and next what we are going to do is the another value, okay, so x is 4 sin theta और y मेरा क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट सॉरी x कोऑर्डिनेट मेरे पास आया 4 cos थीटा, 4 cos थीटा और प्लस ये डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे, ये डिस्टेंस तो करस्पॉन्डिंग टू ये वाले आ गया। सो अगर ये पूरा एंगल मेरे पास थीटा है और ये 90 है और लेट्स से ये एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, थीटा माइनस फाई। ये 90 है तो ये तुम्हारे आ गया 90 माइनस थीटा प्लस फाई। अब ये 90 है, ये 90 माइनस फाई आ गया, तो यहाँ से अब तुम ये एंगल निकाल सकते हो, राइट। 90 माइनस तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा थीटा आ गया। अब जैसे ही वो थीटा आ गया आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो ये साइड मेरा 3 है, तो ये अपने पास आ गया 3 साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ से आपने एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोला, एक्स कोऑर्डिनेट में डायरेक्टली आप बोल सकता हूँ 3 साइन थीटा आ गया, 3 साइन थीटा।
और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ये हाइट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट इज 4 साइन थीटा। नहीं, मैं पूरे को थीटा मानता ना। अच्छा, तब तो गेम ही खत्म हो गया। वाई बाई एक्स आ गया 4/3, तो इसका मतलब लोकस जो है दैट इज स्ट्रेट लाइन, लोकस इज स्ट्रेट लाइन। वैसे इसको दूसरे तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। देखो कैसे, आप, मज़ेदार की बात है कि अगर ये 90 डिग्री है यहाँ, तो चूंकि ये भी 90 है, तो मैं बोल सकता हूँ देयर विल बी अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल दिस 4 पॉइंट्स, के वो साइक्लिक हो गया, सम अपोजिट एंगल। अब अगर मान लो ये एंगल फाई है, फिक्स एंगल है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ एक्स वाई से, तो ये सेम आर्क पे ये एंगल फाई बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल 90 है, तो ये कितना बना मेरे पास 90 माइनस फाइव। अब देखो इस आर्क पे ये 90 माइनस फाइव बन रहा है, और इसी आर्क पे ये एंगल भी 90 माइनस फाइव बन रहा है। तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ 10 ऑफ 90 माइनस फाइव इज वाई बाई एक्स। अब 10 90 माइनस फाइव कॉट फाइव हो गया, ये वाई बाई एक्स हो गया। तो अगर ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, मतलब ये 5 है और वो 4 है, 3 है 5 है 4 है, क्योंकि 90 है तो अपोजिट वाले 5 होगा। तो अब ये क्वांटिटी कॉट फाइव कितना हो गया, चूँकि 10 फाइव 3/4 है, तो कॉट फाइव हो गया 4/3। यहाँ से भी लोकस आ गया वाई 4/3। नेक्स्ट बोल रहा है स्क्वायर का लोकस। अब ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, स्क्वायर का मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो अगर मैं इसको मिड पॉइंट एम बनाऊँ, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, एक राइट एंगल है जिसका नाम साइड लेंथ 1 है और इस पर मूव कर रहा है, तो इसका अब लोकस एम का लोकस क्या होगा। तो एम इज जस्ट ये पॉइंट हो गया, तुम सी और डी को भूल सकते हो। तो फिर से आप सोचो, ये चूँकि 90 है, ये 90 है, तो फिर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और ये चूँकि स्क्वायर है, तो 1/√2 1/√2 का लेंथ आएगा, ये 45 हो गया। अब अगर कनेक्ट करूँ इससे, इस पॉइंट से इसको, तो अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो सेम मार्क पे ये एंगल भी थीटा हो गया। अब चूँकि थीटा 45 है, तो मुझे पता चल गया थीटा ऑलवेज फिक्स्ड है π/4। अगर ये पॉइंट एक्स कमा वाई है, तो टेन थीटा 10 π/4 इज वाई बाई एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन आ गया इसका लोकस। सिमिलरली अब स्क्वायर के आप दूसरे पॉइंट्स का भी, वर्टिसेस का भी लोकस फाइंड कर सकते हो। जैसे कैसे, तो अगर मेरे पास ये स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर मुझे अब इस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो चूंकि मुझे पता है मिड पॉइंट का लोकस क्या है, वाई इक्वल टू एक्स, तो इस पर कोई भी पॉइंट टी कॉमा टी हम ले सकते हैं। ये पॉइंट वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे मूव कर रहा होगा, तो एनी रैंडम पॉइंट इज टी कॉमा टी। अब मुझे पता है ये पॉइंट अल्फा कॉमा 0 पे मूव कर रहा है, तो ये सपोज एक्स कॉमा वाई है, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप वो इक्वल होगा, और मिड पॉइंट होगा ये। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस अल्फा 2t आएगा और वाई इज 2t आएगा, तो यहाँ से एक्स प्लस अल्फा इज वाई होगा। अब देखो डिस्टेंस जो है एक्स कमा वाई का अल्फा कमा 0 से, ये इक्वल्स √2 डायगोनल है, तो 2, तो अल्फा के जगह पे लिख लो वाई माइनस एक्स, और 2x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2। तो ये लोकस आ गया इस पॉइंट का। सिमिलरली मिड पॉइंट का लोकस मुझे पता है वाई इक्वल टू एक्स। अब चाहो तो आप इस पॉइंट का भी लोकस निकाल सकते हो यहाँ से 0 कमा बीटा से, या फिर आपको ये पॉइंट पता है, मिड पॉइंट पता है, यहाँ से भी निकाल सकते हो ये चंक से, क्योंकि अब ये ट्रेंगल भी देखो स्लाइड कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप ट्रिग्नोमेट्री से निकालो और सेम आंसर आ जाएगा थीटा के फॉर्म। एक और क्वेश्चन है, मेरे पास एक लैडर है जिसका लेंथ 1 है और ये स्लाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। यू हैव टू फाइंड ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस। और जैसे ही स्लाइड करेगा आप समझ सकते हो ये अलग कन्फिग्रेशन में जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चेंज होगा। तो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस, तो फिर से ये सिंपल सा क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं एक्स वाई ले लेता हूँ, ये ओरिजिन है तो 0 0 है, क्योंकि ये 90 है, तो क्या मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका स्लोप जो है इस लाइन का स्लोप वाई बाई एक्स हो गया। तो अब ये लाइन का इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, इस लाइन का इक्वेशन, मान लो ये कैपिटल एक्स एक्सिस है, कैपिटल वाई एक्सिस, मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस वाई इज स्लोप माइनस एक्स बाई वाई टाइम्स एक्स माइनस एक्स। अरे हाँ नहीं, क्योंकि इसका स्लोप अगर m है तो परपेंडिकुलर का -1/m हो जाएगा। अब इस लाइन का इक्वेशन लिख लीजिए, उस इक्वेशन में x को 0 कर दो, y को 0 कर दो, पॉइंट मिल जाएगा।
अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फिक्स है 1, जैसे ही डिस्टेंस को 1 करोगे एक लोकस मिल जाएगा, दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। आई होप यू एंजॉयड दिस। अब बोल रहा है m1 m2 अगर जीरो है तो इसका सिग्निफिकेंट क्या है स्ट्रेट लाइन में। m1 m2 जीरो है तो या तो लाइन का फर्स्ट लाइन का स्लोप जीरो है, सेकेंड लाइन कुछ भी करे, या फिर मतलब एटलीस्ट वन लाइन का स्लोप जीरो है, या फिर दोनों का लाइन का स्लोप जीरो है, दोनों का दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन कम से कम एक लाइन का स्लोप जीरो होगा। अगर m1 m2 -1 है तो आपको पता है ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर ये स्लोप 2 है दूसरा स्लोप -1/2 होगा। अब इसका प्रूफ भी आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि tan थीटा इज m1 - m2/1 + m1 m2, और अगर ये थीटा 90 है, अगर ये 90 है तो इसको अनडिफाइन होना होगा, तो m1 m2 को -1 होना होगा। एंड दैट्स वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि इससे ये भी मतलब है अगर x एक्सिस का जीरो स्लोप है तो y एक्सिस का नॉट डिफाइंड है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो 0 × नॉट डिफाइंड इज -1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लिमिटिंग केस में है। तुम सोचो थोड़ा एंगल छोटा लो थोड़ा बड़ा लो, स्टिल दिस इनटू दिस स्लोप इज माइनस। कंटिन्यूटी थ्योरम से इस कन्फिग्रेशन में भी -1 आ जाएगा, तो जीरो वाले केस में भी -1 बोल सकते हैं, वो इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगा। बहुत सारे बुक में बोलेंगे जो दिस इज वैलिड एक्सेप्ट m1 m2 -1, लेकिन ऐसा बात नहीं। हालांकि इसको वेक्टर से भी प्रूव कर सकता है। अब चाहो तो 2 पॉइंट लेके एक वेक्टर क्रिएट करो, यहाँ पे भी एक वेक्टर क्रिएट करो। देखो m1 स्लोप का क्या मतलब है, m2 स्लोप का मतलब है ये m2 है ये 1 है, मतलब वेक्टर आप m2 j प्लस आई कैप ले सकते हो। सिमिलरली ये m1 j प्लस आई कैप इस डायरेक्शन में। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, तब तो परपेंडिकुलर होगा, विच गिव्स m1 m2 -1। तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन से खेलने का। अब लास्ट सवाल बहुत अच्छा है, m1 m2 1 का क्या मतलब है। अगर दो लाइन का स्लोप ऑफ प्रोडक्ट 1 है तो इसका क्या मतलब है। अब दैट्स वेरी कूल। देखो अगर दो लाइन मेरा कुछ ऐसा है सच दैट पॉइंट ए बी सी डी, अब देखो ए बी सी डी मेरा कैसा है, ए बी सी डी कैसा क्वाड्रिलेटरल है। अगर मान लो मेरे पास एक सर्कल है जो अगर साइक्लिक है ए बी सी डी, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सपोज कट कर रहा है दो कोड पे ए बी सी डी, तो ये स्लोप ऑफ ए बी को m1 रखते हैं, इसको m2, तो इसमें अब क्या रिलेशन है। तो देखिए अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, तो ये एंगल अपने पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा। राइट। तो अब आप बोल सकते हो अगर m1 m2 1 है अगर इस दोनों का, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। देखो कैसे, क्योंकि ये 90 है ये 90 है, तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अगर ये इस आर्क पे ये एंगल थीटा बना तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा भाई। अगर ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये मेरे पास 90 माइनस थीटा आ जाएगा। इसका मतलब m1 का स्लोप कितना होगा 10 ऑफ 90 माइनस थीटा। अच्छा, और m2 का स्लोप बन गया 10 थीटा, तो m1 m2 कितना हो गया -1। दैट्स अनदर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस जो आपको किताब में नहीं मिलते। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस 1 है, इसका मतलब आप देख सकते हो एक्स वाई रेफरेंस सिस्टम के विथ रेफरेंस टू एक्स वाई सिस्टम, मतलब ये दोनों लाइन जो है ना वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई एक्सिस को, वो चारों पॉइंट आपस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे लाई करेंगे, मतलब देयर इज अ सर्कल पासिंग थ्रू एबीसी। और कन्वर्स इज टू, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो m1 m2 1 होगा। नेक्स्ट सवाल है पी ए प्लस पी बी को मैक्सिमम करना है, तो ये तो इन्फाइनाइट होगा। पी ए प्लस बी को मिनिमम करना है, तो अब सिंपल है ये, क्योंकि मैं बहुत किया हूँ। वी डैश को रिफ्लेक्ट कर दीजिए, पी बी इज पी बी डैश। अब मिनिमम करने के लिए ए पी बी जो है वो कॉलिनियर होना चाहिए, तो पॉइंट पी मस्ट लाई ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी डैश और ये। सिमिलरली पी ए माइनस पी बी को अगर मिनिमम करोगे तो ट्रेंगल इनइक्वालिटी लगा दो भाई, तो वी नो कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे है तो पी ए माइनस पी बी मिनिमम कब होगा, जब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे उठा लूँ, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट पी ए एंड पी बी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो मिनिमम तो जीरो अचीव हो सकता है। मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि बाई ट्रेंगल इनइक्वालिटी पी ए माइनस पी बी लेस देन ए बी, तो मैक्सिमम ए बी होगा। अब ए बी अटेंड होगा क्या, बिल्कुल होगा। आप पीछे जाके यहाँ पे जहाँ मीट करेगा उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पी ए माइनस पी बी का जो डिस्टेंस होगा ये पूरा माइनस ये, दैट विल गिव जस्ट दिस चंक ऑफ डिस्टेंस।
ठीक। अब एक क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिए फिर से रिफ्लेक्शन से। पॉइंट ए फिक्स्ड है, पॉइंट बी एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, पॉइंट पी वेरिएबल पॉइंट है, वाई इक्वल टू एक्स पे मूव कर रहा है। आपको मिनिमम पेरीमीटर निकालना है पी ए बी का। अब एक तो बच्चे टी कॉमा टी ले लेगा, अल्फा कॉमा जीरो ले लेगा, और ये डिस्टेंस फार्मूला प्लस ये डिस्टेंस फार्मूला प्लस ये डिस्टेंस दो वेरिएबल में करेगा। विल गेट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड टी, कुछ एक्सप्रेशन। पार्शियल डेरिवेटिव फाई डैश अल्फा टी जीरो करो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, मतलब डेल फाई बाई डेल अल्फा को जीरो करो, डेल फाई बाई डेल टी को जीरो करो, वहाँ से भी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन कैन यू डू इट स्मार्टली, कैन यू डू इट स्मार्टली? सो प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन। मिनिमम ऑफ पी ए प्लस पी बी क्या होगा? अगर पॉइंट पी आए तो पी ए प्लस पी डी जो होगा ये मिनिमम होगा जब ये लाइन पे है पॉइंट पी। सिमिलरली पी ए पी बी प्लस पी सी होगा, मिनिमम होगा जब इस लाइन पे बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा जब आप डायगोनल पे लाई कर रहे हो, जब पॉइंट पी जो है वो डायगोनल पे लाई कर रहा है। तो it is just point of intersection of diagonal. This is the special point P, a special, which will give this plus this plus this plus this minimum. एंगल के केस में मिनिमम बहुत ही खतरनाक है। अब इमेजिन करो इसको आप एक टेबल पे हैंग कर रहे हो, इमेजिन करो एक ये पुली है, ठीक है ना, जो कि सेम मास पे है, सेम मास पे। अगर मैं इस पुली पे हैंग कर रहा हूँ एंड इमेजिन जब मैं इसको छोड़ दिया हॉरिजॉन्टल टेबल पे, तो टेंशन इसका नॉन जीरो हो गया, मतलब टाइट हो गया। तो फिर ये क्या कन्फिग्रेशन लेगा? कुछ ऐसा लेगा, ए बी सी। अब चूंकि मैं सेम स्ट्रिंग को बांध दिया हूँ और ये वेरिएबल पॉइंट है कहीं पे टेबल पे, तो अब ये तीनों टेंशन सेम है। अब सोचो अगर तीनों टेंशन सेम है तो ये एंगल क्या बनेगा? बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम में 120 120 120, सो दिस एंगल विल 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री बाय लेमीज थ्योरम, क्योंकि यूनिट वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के आएंगे और एक दूसरे। तो इसका मतलब कौन है, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ट्रायंगल के अंदर जहाँ दिस प्लस दिस मिनिमम हो, वो करस्पॉन्डिंग टू ऐसा पॉइंट जो 120 डिग्री पे हो, इफ ट्रायंगल इज एक्यूट। अगर ऑब्ट्यूस होगा तो वो वर्टेक्स पे आएगा। आप सोचो क्यों? क्योंकि मैं मास को मैक्सिमम हैंग इसलिए करवाया हूँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होगा तब ये सम ऑफ लेंथ मिनिमम होगा। सो आई वांट टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। सो आई होप आपको बहुत ही मजा आया इस पूरे सेशन में, अब बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा कि स्ट्रेट लाइन में। शायद इसके अलावा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं एक्सेप्ट दोज फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये सारे फार्मूला को आप वेक्टर से एक एक लाइन में प्रूफ कर सकते हो। तो आप में से अगर चाहते हो जो एक एक लाइन में वेक्टर से प्रूफ करें तो इसके लिए आपको कम से कम 100 कमेंट्स डालने होंगे, और 50 सब्सक्राइबर अगर और बढ़ेगा तो मैं ये करूँगा, अदरवाइज यूजुअली आई डू इट इन क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।